नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। ठंड की दस्तक के साथ ही हर साल प्रदूषण का बढ़ना भी लाजमी है। प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई कारण गिनाए जाते हैं, लेकिन समाधान के साथ साथ हर साल की तरह इस बार भी इस मुद्दे पर सियासत हावी है। दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराती है। प्रदूषण के लिए पराली को सबसे बड़ी समस्या बताती है, लेकिन हकीकत यह है कि पराली और फसल अवशेष जलाने के मामले पिछले साल की बजाय कम हुए। पंजाब की तुलना में 2.5 गुना से भी ज्यादा कम है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिल्ली सरकार पर किसानों को बदनाम करने का आरोप लगाया, लेकिन आप उल्टा आरोप लगा रहे हरियाणा पर। 30-35 लाख एकड़ जमीन के अंदर धान की खेती करते हैं। सारी छोटी मोटी करके 500 के आसपास घटनाएं घटी हैं और हमने मशीनरी दी है, लोग शिक्षित किया है किसानों को और इक्का दुक्का घटनाएं हो रही है। हरियाणा का किसान समझ चुका है, पराली का हम लाभदायक मूल्य भी देना शुरू कर दिया है और जो किसान को सुविधाएं चाहिए मशीनरी की वो दे रहे हैं। हरियाणा के अंदर सबसे कम घटना है पराली जलाने। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है सर, प्रदूषण का स्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कैसे रोका जा सकता है उसको? किसानों को बेवजह बदनाम करने की कोशिश ना करें। प्रदूषण जो है उसके अनेकों कारण हैं और उसके लिए सब सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए और किसानों पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। किसान को ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाता। नहीं, पराली का खाली पराली तो कुछ 2-4% का फर्क पड़ता है जो, लेकिन ये और बहुत कारण है। नहीं, पराली का खाली पराली तो कुछ 2-4% का फर्क पड़ता है जो, लेकिन ये और बहुत कारण है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच आंखों में जलन, सांस के मरीजों की संख्या और चर्म रोग के रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी स्पेशल ओपीडी बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के बाद जो आबोहवा है वो जहरीली होती जा रही है, उससे किस तरीके से बचा जा सकता है। मेरे साथ हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव। मैं इन्हीं से जानता हूँ सर, लगातार जो वायु है प्रदूषित होती जा रही है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है और क्या जो है प्रोटेक्शन यूज की जा सकती है? पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि अगर AQI लेवल के हिसाब से हम बात करें तो पहले पुअर से अब वेरी पुअर पोजीशन में जो है AQI हो गई है और इसी वजह से ग्रैप 2 जो है वो इम्प्लीमेंट दिल्ली NCR एरिया में करने के आदेश जो हैं वो जारी हो चुके हैं। मैं आम जन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना इसमें सहयोग दे सकते हैं। इस बार एक अच्छी बात ये रही है कि पराली जलाने के मामले काफ़ी हरियाणा में कम संख्या में दर्ज हुए हैं अगर मैं 2022 के मुकाबले बात करूं, और यही एक संभवतः कारण है कि अभी तक जो यूजुअली जो सीवियर हो जाती थी AQI या ग्रैप 3 अक्टूबर के लास्ट वीक में हो जाता था, तो वो अभी तक हो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में AQI सीवियर हो सकता है, तो ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार दिवाली पे सबसे पहले तो कोई पटाखों का इस्तेमाल ना करें। आप ग्रीन पटाखे की बात करें या ग्रीन क्रैकर्स की बात करें या दूसरे पटाखे की बात करें, वह धुआं रहित कोई भी पटाखा संभवतः नहीं होता। इसलिए सबसे बेहतर तरीका तो ये होगा, पोछा ज़्यादा इस्तेमाल करें झाड़ू की बजाय। ऐसे में आपको एक्सर्बेशन भी हो सकती हैं चीज़ों की। किस तरीके की जो बीमारी हो सकती है, क्योंकि जो वायु है वो प्रदूषित होती जा रही है, इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है एक आमजन? इनिशियली सबसे पहले इसका इफेक्ट जो आता है COPD या अस्थमा के जो पुराने मरीज जिनको हम कहते हैं दमा के मरीज, सबसे पहले उनमें एक्सर्बेशन होती है, उनमें सांस लेने की तकलीफ बढ़ सकती है। पुराने हृदय रोगी जो हार्ट फेलियर के केसेस रहे हैं जिनकी रिकवरी हो रखी है, उनको दोबारा से सांस लेने में दिक्कत आती है। छोटे बच्चे खास करके जो अस्थमा हैं या अस्थमा प्रोन हैं उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। इसके साथ साथ न केवल सांस की तकलीफ बढ़ती है बल्कि आंखों में जलन और ऑक्सीजन जब कम हो जाती है वातावरण में तो आपको थकावट महसूस होना, चिड़चिड़ापन या सब आपको एक हेडेक रहना, ये सब साथ में होता है और ये क्रोनिक हो जाए तो फिर आपको नींद की डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। अब हेल्थ विभाग लोगों से क्या अपील करने जा रहा है? क्या वो जिस तरीके से कोविड के दौरान मास्क ने एक अहम भूमिका निभाई थी और लगातार जो वायु है वो प्रदूषित हो रही है, क्या मास्क भी अपना काम करेगा? मास्क की इम्पोर्टेंस हमेशा से रही है। जो लोग बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं खास करके
सुबह जब सैर की बजाय अब आप इवनिंग में वॉक करना करें, या जिसको कहते हैं सूरज निकलने के बाद सैर करें, या फिर देर शाम को सैर करें। सुबह बल्कि ज़्यादा जो है वो उस वक्त ड्यू या ओस की वजह से जो प्रदूषित जो वातावरण है वो ज़्यादा होने वाले कुछ दिनों के लिए जब तक संभव हो तो आप घर में रहें। जब कोई अति आवश्यक कार्य हो तभी आप बाहर निकलें या ट्रेवल करें। तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ डॉक्टर वीरेंद्र यादव, सीएमओ गुरुग्राम, जिन्होंने गुरुग्राम की जनता से अपील की है कि वो बेवजह अपने घर से बाहर ना निकलें और मास्क का जो उपयोग है वो करें, क्योंकि जिस तरीके से दिवाली नजदीक है और वैसे क्योंकि अब हरियाणा की बात करूं तो ग्रैब 2 वो लागू कर दिया गया है और साथ ही आने वाले समय में AQI लेवल का जो सत्र है वो और बढ़ सकता है। गुरुग्राम से कैमरामैन इंदर के साथ। बहरहाल एक तरफ तो सुरक्षा आपको भी बरतनी है, ये अपील भी हम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जब सियासत आती है तो उसमें सवाल उठता है कि आखिर सियासत करने वाले क्या वाकई चिंता कर रहे हैं या फिर उनका मकसद सिर्फ सियासत चमकाना है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ, बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका। AK गौड़ साहब हैं, पर्यावरणविद, हमारे साथ, बहुत स्वागत है गौड़ साहब आपका। डॉक्टर गोपाल गोयल है, सीएमओ है जींद के, बहुत स्वागत है डॉक्टर गोपाल गोयल आपका। डॉक्टर गोपाल गोयल, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। सुरक्षा बरतने की अपील तमाम डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है? दशहरे के बाद अब क्या प्रदूषण में और इजाफा है? क्योंकि पॉलिटिकली जो आरोप प्रत्यारोप है उसका जवाब तो मैं अलग से लूंगा, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या दिख रही है और क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप? देखिए, मौजूदा स्थिति अभी अच्छी नहीं है। मैं जींद डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ तो जो दिवाली के आसपास हमारा जो बड़ा गंदा मौसम होता है, अभी दिवाली के लगभग 15 दिन बाकी हैं, अभी से हालात खराब होने शुरू हो गए हैं। यूजुअली हम पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं कि दिवाली या उससे अगले दिन से ये गंदा मौसम शुरू होता था और 10-15 दिन तक रहता था। लेकिन अभी जो है इसी समय भी आज पिछले 1 हफ्ते से हालात ये हैं कि शाम को अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये इस बार थोड़ा सा कुछ तो दिवाली लेट है, कुछ जल्दी शुरू हो गया है। और जहां तक मैं सोच रहा हूं कि पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है और जींद डिस्ट्रिक्ट में तो पराली की भी काफी घटनाएं आ रही हैं। हमारा प्रशासन भी बड़ा सख्त है, यहाँ पे चालान भी काटे गए हैं, प्रशासन ने जाके आग भी बुझवाई है। लेकिन अब कारण जो भी रहे हों, कुल मिला के हालात ये हैं कि अभी पटाखे भी बच्चे नहीं जला रहे हैं तो भी प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो बीमार लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए एक तरह से मुश्किल हो गई है। जो खास तौर से बुजुर्ग हैं, COPD के पेशेंट हैं, दमा के रोग हैं, उनको जेन्युइनली दिक्कत हो रही है कि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन होती है। और जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ कैसे? ठीक है वीरेंद्र चौहान साहब, अब समस्या इस बात की है, जैसा सीएमओ साहब भी कह रहे हैं कि वहां पर भी कुछ घटनाएं हुई हैं प्रशासन की सख्ती के बावजूद, और उसके बाद आम आदमी पार्टी आरोप फिर से हरियाणा के किसानों पर और हरियाणा की सरकार पर लगा रही। जब हम चर्चा के लिए उनको आमंत्रित करते हैं, कहते हैं भाई आरोप जो है उस पर चर्चा करिए, तो कहते हैं कि नहीं, हम आरोप लगाएंगे लेकिन चर्चा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनको इस बात की पूरी जानकारी होती है कि फिर मैं ये सवाल पूछूंगा और आप भी कहेंगे कि भाई पंजाब की तुलना में तो पिछले साल और इस साल में अगर हम देखें तो बहुत अंतर है। हरियाणा सरकार के प्रयास से, किसानों की जागरूकता से लगभग 2.5 गुना से ज्यादा कमी है जो कि केसेस पंजाब में आए, लेकिन फिर भी आरोप सिर्फ दिल्ली के प्रदूषण के लिए हरियाणा पर है। देखिए अतुल भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि चर्चा से, विमर्श से, बातचीत से वही शख्स, वही पार्टी या वही दल भागेगा जिसके पास तथ्यों का, तर्कों का और सच्चाई का संबल नहीं होगा। आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली और पंजाब, हरियाणा के दोनों तरफ सत्ता में है, उस पार्टी के पास क्योंकि किया हुआ बताने के लिए कुछ है नहीं, और दोनों ही स्थानों पर, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने में असफल रही है। बहुत सारे मोर्चों पर बुरी तरह फेल हुई है। हरियाणा की तुलना में उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुअर है, बहुत खराब है। इसलिए वे आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। आरोप लगाएंगे लेकिन सच्चाई का सामना करने के लिए मैदान में डटेंगे नहीं। ये उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। केवल प्रदूषण की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया है तो मुझे याद कराना बनता है मेरे लिए कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल नामक शख्स की अध्यक्षता में काम कर रही है, उनके सुप्रीमोशिप में। और ये अरविंद केजरीवाल महाशय वो सज्जन हैं जो बड़े बड़े नेताओं, स्वर्गीय अरुण जेटली तक, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप
मीडिया में लगाने के बाद जब उन्हें अदालत में बुलाया गया सफाई देने के लिए, सच्चाई साबित करने के लिए, तो वो माफी मांग करके मैदान छोड़कर चले गए। खैर, उसके राजनीति से अलग हटकर भी आज चर्चा करना मुझे लगता है ज्यादा बनता है। और मैं ये बताना चाहूंगा, आज आपके दर्शकों के साथ ये बात साझा करना चाहूंगा कि हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान, हरियाणा के शासन और प्रशासन सबने मिलकर काफी हद तक पराली जलाने के कारण पैदा होने वाली प्रदूषण की, वायु प्रदूषण की स्थिति पर नियंत्रण किया है। 2016 से लेकर के आज तक के अगर आंकड़ों की आप तुलना करेंगे, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं पढ़ के सुना सकता हूं, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि पराली जलाने की जितनी घटनाएं 17 में, 18 में, 19 में, 20 में हो रही थी, आज जब हम 2023 में बात कर रहे हैं अक्टूबर के महीने में, तो वो करीब करीब आधी रह गई हैं, घटी हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पूरी तरह बंद हो गई हैं। तमाम हमारे प्रयासों के बावजूद कुछ घटनाएं हो रही हैं, और वो जो घटनाएं हो रही हैं उसका परिणाम भी हम और आप भुगत रहे हैं। अभी सीएमओ जींद जो बात कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं। मैं असंध, करनाल के क्षेत्र में पिछले 8-10 दिन में, मेरा क्योंकि वो गृह क्षेत्र है, मेरी अपनी विधानसभा वहां आती है, तो वहां लगातार मैं बीच में रहा हूं। आज तो चंडीगढ़ हूं। आंखों में जलन होना सांझ ढले ये सामान्य बात हो गई है। तमाम संयम के बावजूद, तमाम तरह की के कठोर उपायों के बावजूद जो प्रशासन कर रहा है पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए, पराली जलाने की कुछ घटनाएं अब भी हो रही हैं, और उसका परिणाम दिल्ली को बाद में दिखाई देगा। मुझे तो कभी कभी यकीन भी नहीं होता कि हमारी मतलब जुलाने की और असंध की और गोंदर की पराली की का धुआं वो अरविंद केजरीवाल जी की नाक तक कैसे पहुंचता है, दिल्ली की नाक कैसे रोकता है। सबसे पहले तो उसका कुप्रभाव मेरी अपनी सेहत पर होता है। वो गोपाल गोयल जी या गौड़ साहब की सेहत को पहले खराब करता है, दिल्ली तक तो वो बाद में जाता है। इसलिए हम सब लगातार अपने लोगों से ये कह रहे हैं, हरियाणा के लोगों से, साधारण लोगों से भी और सूझवान लोगों से भी, क्योंकि किसी एक तबके का मामला नहीं है, सब लोगों को इस बात की चिंता करनी है कि जब पराली जलाई जाएगी, और कम से कम इस मौसम में, तो उसके जलाने से आपकी धरती मरती है, जिसको हम माता कहते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त होती है, उसका जो इकोसिस्टम है वो सारा खराब होता है। सारे जीव जो धरती को प्राण देते हैं, फसल को प्राण देते हैं, वो सारे मारे जाते हैं। केवल इतना नहीं होता, वही नहीं मरते, मरण हमारा भी होता है। वो खेत से उठता हुआ धुआं, उसके अंदर मौजूद डस्ट पार्टिकल्स, अतुल भाई, सबसे पहले वो उस किसान के फेफड़ों में जाते हैं, उसके बच्चों के फेफड़े जो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के दायरे में उसका गांव है वहां तक जाते हैं, पहले वहां सेटल होते हैं। तो सबको संजीदगी के साथ, स्वाभाविक है चौहान साहब, इस बात से मैं सहमत हूं कि एक तरफ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन फिर भी आपने कहा कि राजनीति से इतर हमें यह सोचना होगा कि हम अपने लिए ही नुकसान पैदा कर रहे हैं और फिर सियासत का मौका किसी और को मिल जाता है। एक और साहब, एक तरफ प्रदूषण है और दूसरी तरफ सियासी प्रदूषण है। सियासी प्रदूषण का तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई इलाज है, क्योंकि आरोप लगा देना और फिर अपने आंकड़े छिपा लेना ये कुछ राजनीतिक दलों का चरित्र हो सकता है। लेकिन दूसरा जो सबसे अहम है, जिस बात का जिक्र चौहान साहब ने किया कि अभी भी बहुत सारे केसेस हैं, लगभग 800 से कुछ ज्यादा केसेस हरियाणा में दर्ज हुए हैं। पंजाब की तुलना में काफी कम है, लेकिन फिर भी केसेस हैं। अभी भी जागरूकता को लेकर आम लोगों में, वो सिर्फ किसान तक मैं नहीं कह रहा हूं, किसान के पास कुछ मजबूरियां भी हैं, विकल्प ना होना भी है, और कुछ जगहों पर जानबूझकर उसने अगर कर दिया तो उस पर सख्ती भी उसको झेलनी पड़ रही है। लेकिन उसके अलावा जो प्रदूषण के कारक हैं, जिसका जिक्र गोपाल गोयल साहब कह रहे थे, वो वाकई चिंता का विषय है। नमस्कार अतुल भाई, इंडिया न्यूज हरियाणा के सब दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अतुल जी, पराली तो एक राजनीतिक टूल बन गया है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, बिना तथ्यों के मैं बता रहा हूं। अब अगर ध्यान से देखो, मैं 2 बातें कहूंगा जी। एक तो इसी मौसम में क्यों होता है, इसी मौसम में, नंबर 1, और नंबर 2 पराली। टोटल जो हवा का प्रदूषण जिसको हम बोलते हैं, उसमें 80% कंट्रीब्यूशन हमारे
फॉसिल फ्यूल का है, चाहे वो कोयले का हो, चाहे वो थर्मल प्लांट हो, चाहे वो फर्नेस ऑयल हो, चाहे वो केरोसिन ऑयल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो, डायरेक्ट है, इंजन एफिशिएंट है नहीं है, साल बहुत सारी बातें हैं। नंबर वन, जो पराली का कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 15 दिन 30% होता है, क्योंकि जो अगर ध्यान से देखो, मेरे पास डाटा है सारा ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, धान की फसल काट के गेहूं की फसल लगानी है, 25 दिन का समय मिलता है बीच में, उसी लिए वो होता है उन्हीं दिनों में, और वो 30% तक हो जाता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं, 4 महीने नहीं रहता। कारण जो मेन है इस समय में क्यों होता है, जब दिन और रात के टेम्परेचर में फर्क हो जाएगा 4-5 डिग्री से अधिक, तो ज्यादा होता है, प्रदूषण ऊपर उठने लगता है, गर्मी होती है, ऊपर से एकदम से फिर वो दिन छोटे होते हैं, सर्दी पड़ जाती है, वो नीचे आता है, हवा चलती नहीं है, करते हैं जिस तरह से ओस पड़ती है, ओस भी तो वाटर वेपर है ना, नीचे आते हैं ठंडे के अंदर वो जम जाते हैं, उसी तरह से प्रदूषण में ऊपर जाने लगता है, एकदम से ठंड होती है, नीचे आ जाता है। जब दिन और रात के तापमान में 4-5-6 डिग्री से अधिक का फर्क होगा, वो इन्हीं दिनों में होता है, और इसीलिए प्रदूषण यहाँ होता है, वरना गाड़ियां तो वहां भी चलती हैं। अब ये तो है मेन कारण। दूसरा जो मैं आपसे कर रहा हूं, जो मेन इसके अंदर, सरकार कोई भी हो, देखो सर, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, कांग्रेस हो, आप हो, ये है, काफी सरकारों ने, हर प्रकार ने कुछ काम किए हैं, आदेश निकाले हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं अपनी स्टेट की बात कर सकता हूं, हरियाणा की, जो आदेश निकाले हैं उनकी एनफोर्समेंट प्रॉब्लम है। एनफोर्समेंट प्रॉब्लम कैसे है, जैसे कि प्रदूषण है, प्रदूषण की जो चिट्ठी निकाली है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने और NGT ने या CIM ने, सबने निकाली है, उसमें एक कोई डिपार्टमेंट या 2 डिपार्टमेंट जिम्मेवार नहीं है। हरियाणा के अंदर DC, SDM, फूड सप्लाई कंट्रोलर, एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मंडी बोर्ड, हुडा, FMDA, ये सारे डिपार्टमेंट जिम्मेवार है, और कोई काम नहीं करता, क्योंकि कहते हैं ये 9 आदमी है, उनसे कहो। अब मैं आपको एक अपनी एग्जांपल देता हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैंने एक कंप्लेंट की थी, वो पानी प्रदूषण का था, जो हमारी आगरा नहर निकलती है फरीदाबाद पे, उसमें से एक टैंकर में सीवेज का पानी डाला जा रहा था, मैंने उसकी वीडियो बनाई, उसने बल्कि ट्रैक्टर वाले ने मेरे से कहा कि बुड्ढे तो मेरे ट्रैक्टर के नीचे आके मरेगा किसी दिन। तो वो मैंने वीडियो सब कुछ करके मैंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में कंप्लेंट दी कि देखो जी इसके खिलाफ एक्शन लो, ये नंबर है। उन्होंने मेरे को जवाब दे दिया कि जी हमारा काम नहीं है, अब MCF के पास जाओ। MCF के पास में गया, कमिश्नर साहब के, उन्होंने जवाब दे दिया, एक ऑफिस ऑर्डर निकाल दिया कि इस तारीख को इतने बजे ये हुआ, चीफ सेक्रेटरी साहब ने आदेश दिया था, ये पुलिस डिपार्टमेंट को आप कीजिए। तो ये हमारी सरकार की इनएफिशिएंसी कह लो, या एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर दो, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, तुम्हारी है, तुम्हारी नहीं है। जब तक हम एक व्यक्ति, एक डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट की अनडिल्यूटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगाएंगे, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सिर्फ जिम्मेवार है, उनको स्ट्रेंथ दे दो, उनको टेम्परेरी आदमी दे दो अगर जरूरत है, या कॉर्पोरेशन को दे दो, या पुलिस एक डिपार्टमेंट को, जब आप 8 डिपार्टमेंट को एक काम में लगा दोगे तो काम नहीं होगा। हर कोई कहेगा कोई ना कोई तो कर लेगा, यार मैं अकेला थोड़ा हूं, 8 और है। स्वाभाविक सी बात है गौर साहब, इस बात से मैं सहमत हूं। और जो आपने जिक्र किया कि कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आदमी अगर सोचता भी है कि कम से कम मैं अपनी तरफ से पहल करूं, तो एक आम व्यक्ति को आदमी कैसे धमका देता है, जो कि माफिया के तौर पर काम कर रहा है, वो चाहे पानी माफिया हो या फिर कोई और माफिया हो। गोयल साहब, अब यहां पर दूसरा प्रश्न यह आता है कि उसमें विकल्प क्या रह जाता है। एक डॉक्टर के तौर पर आप लोग, चूंकि आपने कहा कि बहुत सारे केसेस वहां पर भी हैं, खुद चौहान साहब ने भी माना और उन्होंने कहा भी कि इसकी वजह से सबसे पहले नुकसान वहीं के लोगों को है, तो क्या सजेस्ट आप लोग कर रहे हैं और कितनी संख्या में मरीजों की तादाद इस वक्त बढ़ती दिख रही है? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मैक्सिमम जो परेशानी है वहाँ के लोकल पॉपुलेशन को होती है मैक्सिमम। अब जो जहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन होगा, मैक्सिमम लोग वहीं बीमार होंगे। तो देखिए, इसके लिए जो एक बार जैसे कोविड था, ऐसे ही पोल्यूशन है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। एक बार पोल्यूशन हो गया तो हम उसके सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल सी छोटी छोटी बातें हैं कि जैसे ओड आवर्स में घर से ना निकलिए, आप अर्ली मॉर्निंग में सैर ना करने जाएं, शाम के टाइम जाएं। अगर बाहर आपको लगता है मौसम अच्छा नहीं है, आंखें जल रही हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप बाहर ना निकलें। जो बीमार हैं, खासतौर से COPD के, दमे के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, वो बाहर ना जाएं। अगर जरूरी है तो मास्क लगा के जाएं।
कोविड ने हमें सिखाया है कि मास्क बहुत ही अच्छी चीज है। आपको याद होगा, मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे कोविड में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो आप सब ने महसूस किया होगा कि पोल्यूशन बिल्कुल नहीं था। पहली बार हमने इतने सालों के बाद यहाँ चिड़िया भी देखी थी। तो ये मौसम जो है, ये पोल्यूशन की वजह से हमारी चिड़िया भी हमारे आसपास से चली गई है। पोल्यूशन इट मीन्स कि कोई एक फैक्टर नहीं है पोल्यूशन के लिए। जैसे अभी बताया भी कि एक पराली को या किसी एक चीज को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, उनका एक थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा हो सकता है एक समय में, लेकिन कुल मिलाकर एक मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है जिसमें हम सब जिम्मेवार हैं। तो जब जिस तरह कोविड में लॉकडाउन में बिल्कुल आसमान साफ हो गया था, कोई पोल्यूशन नहीं था, तो मैं चाहता हूं कि भाई हम सब एज ए सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि सोसाइटी से अलग है, वो सरकारों या फिर प्रशासनिक अमले के कंट्रोल में ही आती हैं, उसकी जवाबदेही उनकी बनती है। चौहान साहब, मुझे लगता है कि जो बात गोयल साहब कह रहे हैं वही बात आपने भी कही कि सामाजिक मुद्दा भी है, उस पर सबको विचार करना होगा, वो चाहे गोयल साहब हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं या गौड़ साहब हो। लेकिन जो प्रशासन के अंडर में आने वाली चीजें, जिसमें से एक उदाहरण गौड़ साहब ने दिया था, मुझे लगता है कि और सख्ती की जरूरत है। सियासत तो चलती है। देखिए, जो गौड़ साहब ने कहा कि जो एग्जीक्यूशन है या इम्प्लीमेंटेशन का काम है उसमें बेहतर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। कहीं पर अगर कंफ्यूजन्स हैं और कहीं पर इस बात की गुंजाइश है कि मेरी ड्यूटी थोड़ी है, मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा, निश्चित तौर पर उससे कोताही का स्वभाव बढ़ता है और एक्शन होता हुआ नजर नहीं आता, जिसका कि एक जीवंत एग्जाम्पल आपने दे दिया। मैं आज की इस चर्चा के माध्यम से प्रदेश के सभी सामाजिक संगठनों से, एक्टिविस्ट जो पोल्यूशन के मामले में काम करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करते हैं, उनसे मैं आह्वान करूंगा कि उनके पास अगर जो सरकार और शासन अब तक कर रहा है उससे इतर कुछ और सजेशंस हैं, प्रैक्टिकल सुझाव हैं, तो वे सरकार के पास लिखित में भेजें, संबंधित उपायुक्तों के माध्यम से भेज दें, सीधे मुख्यमंत्री जी के पास भी भेजे जा सकते हैं, उनके ट्विटर हैंडल पर भी आप शेयर करेंगे तो उनका ऑफिस रिस्पॉन्ड करेगा। हम ये चाहते हैं कि कुछ भी करना पड़े लेकिन हर हरियाणवी को साफ सुथरी हवा वो मिलनी चाहिए सांस लेने के लिए। और जो लोग पहले से बीमार हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मान लीजिए कोई दमे के मरीज हैं, सांस की समस्या जिनके साथ है, उनके लिए तो ये मौसम बहुत बड़े संकट का सबब बन जाता है और वो हमारे परिवारों के ही लोग हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल के लिए उन सबके जीवन को सुखमय बनाना ये सरकार का काम भी है और समाज में भी इस लिहाज से जागरूकता लाए जाने की जरूरत है। मैं कुछ उपाय जो सरकार ने किए हैं जिनके परिणाम आए हैं, अतुल भाई अगर आप अनुमति दें तो जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा। हमने किसान पराली न जलाए, किसान को पराली जलाने से रोकने के लिए उसको इंसेंटिव देना शुरू किया। तो हमने 1000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पराली के निस्तारण के लिए उसको देना शुरू किया। हमने 6775 अब तक कस्टम हायरिंग सेंटर हरियाणा में बनाए हैं और 70,000 करीब 80,000 हमने इक्विपमेंट वो किसानों को दे दिए हैं अब तक। जो कस्टम हायरिंग सेंटर या इंडिविजुअल्स के नाम पर दिए हैं सबको सब्सिडी दी है और सब्सिडी जो इस मद में अब तक हमने दे दी है किसानों को, वो आंकड़ा अच्छा खासा आंकड़ा है। 666 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम दे चुके हैं। एक बड़ा काम ये किया कि पराली है, निपटारा होगा, कहीं उसका काम भी तो वो किसी काम में भी तो आनी चाहिए। तो पराली पर आधारित विद्युत संयंत्र कई जिलों में हमने सैंक्शन अब तक किए हैं। कैथल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, जींद, इन जिलों में कुल 50 मेगावाट क्षमता के पराली से बिजली बनाने वाले संयंत्र, उनकी स्वीकृति दी जा चुकी है। कैथल और कुरुक्षेत्र की यूनिट्स उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। 30 मेगावाट बिजली हम उस पराली से बना रहे हैं जो पराली अन्यथा हम सबके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से हर संभव उपाय किया जा रहा है। किसानों ठीक बात है जवान साहब, अब रोक रहा हूं, समय नहीं है, अब लोग करें इस काम को। ठीक है गौर साहब, मुझे लगता है कि सभी इस बात से सहमत और हर बार ये चर्चा होती है, लेकिन असल में वो अमली जामा में पहनाना उसको मुश्किल हो जाता है। पर्यावरणविद हो, उनके सुझाव हो, सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि इस क्षेत्र में काम करती हैं, कम से कम इन महीनों में उनकी सक्रियता मुझे लगता है कि ज्यादा बढ़ानी होगी, तब शायद कुछ प्रभाव पड़े। के सुझावों को सुनने के लिए और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए भी तैयार है अतुल भाई। गौर साहब, हमारी तरफ से कतई कोताही नहीं बरती जाएगी। हाँ जी गौर साहब।
सर ऐसा है कि एक तो इशू जो हमने बताया आपको फॉसिल फ्यूल का, उस पे काफी थर्मल प्लांट वगैरह बंद हो गए, एक्शन है। दूसरा, जैसे सुझाव दिया, हो सकता है चौहान साहब उस पर बात करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक डेडिकेटेड एजेंसी हो, 11 डिपार्टमेंट को बोल देते हो, कोई काम नहीं करते। दूसरा जो साहब एक है, उसमें काम हो रहा है, मैं नहीं कहूंगा, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे हरियाणा हो, लास्ट मिनट कनेक्टिविटी। जो दिल्ली है, एनसीआर का जो एरिया है, वहां पर मेट्रो सर्विस है और अच्छी चल, आप किसी मेट्रो में जाओ आपको गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं मिलती, बहुत है, और उससे हमारा पोल्यूशन काफी कंट्रोल में आया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, अगर मैं अपने घर से जाता हूं, मेरे को दिल्ली जाना है, तो मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा, गाड़ी में जाके मेट्रो स्टेशन पे पार्क करूंगा और फिर मैं जाऊंगा। वो ये जो प्रॉब्लम है कि अपने, क्योंकि मेट्रो के जितने स्टेशन है वो कमर्शियल एरिया के अंदर है दिल्ली में, वो होने भी चाहिए। मैं अपने घर से निकलता हूं तो मुझे मेट्रो स्टेशन जाने के लिए अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन मिले जो इलेक्ट्रिक से चलता हो या सीएनजी से चलता हो और आराम से मिले, मैं 100 रुपया 150 रुपया पार्किंग के देता हूं, मेरे को बचेंगे, आराम से मैं जाऊंगा, आई विल बी थैंकफुल। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं कि आज से 11-12 साल पहले चिली के अंदर सेंट एंटिगो जगह है, वहां पर ये हालत हो गई थी कि जैसे हमारे यहाँ पे पब बने हुए ना, वहां ऑक्सीजन पब बनाने पड़े थे। सेंटिगो शहर के अंदर हर 15 किलोमीटर पे लोग रुकते थे, थोड़ी सी ऑक्सीजन लेते थे और चलते थे। ये हालत हो गई थी प्रदूषण की। वहां इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ, इसी मुद्दे पे हुआ और सरकार बुरी तरह हार गई। हारने के बाद नई सरकार ने जो अच्छा काम किया, लास्ट मोमेंट कनेक्टिविटी हो गई, आज वो बहुत बढ़िया शहर हो गया है, बहुत बढ़िया हो गया है। सिर्फ ये है कि उन्होंने 100% ये किया कि मेरे को अपने घर से हर 5-7 पॉलिटिकल विल बहुत जरूरी है। बोलू आप, बहुत जरूरी है, माफी बहुत चाहूंगा, जरूरी है। समय की पाबंदी है, रोक रहा हूं आपको। बहुत शुक्रिया चौहान साहब का, गोयल साहब का और गौर साहब का। तो पॉलिटिकल विल अगर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की रहती है तो फिर प्रदूषण का यही हाल होता है और सिर्फ किसान उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जो चर्चा में चीजें निकलती हैं उससे स्पष्ट होता है कि कुछ एक महीने या फिर कुछ परसेंट प्रदूषण के लिए तो किसान को आप ठहरा सकते हैं कि वो इन महीनों में जिम्मेदार होता है, लेकिन ओवरऑल जो बाकी चीजें हैं, औद्योगिक प्रदूषण हो, फिर जो परिवहन की व्यवस्था या अव्यवस्था है उससे होने वाला प्रदूषण हो, उस पर सबको मिलकर काम करना होगा। लेकिन अभी सिर्फ सियासत दिखाई देती है। नमस्कार।